हाय दोस्तों। आप जानते हैं कि हमारा पहला वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वो रिकॉर्ड हो चुका है और उसमें हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ क्यों, क्या वजह थी कि इस स्कीम को लाया गया, क्या वजह थी कि जो पुराने कानून थे जैसे आरबीआई एक्ट 1934 था, इसके साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उन सारे में फिनांस एक्ट 2017 के द्वारा बदलाव किया गया। और इस फिनांस एक्ट को, 2017 के फिनांस एक्ट को मनी बिल के रूप में, धन विधेयक, उस पर कभी हम लोग बाद में बात करेंगे, के रूप में पेश किया गया। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या मतलब है, बियरर बॉन्ड का क्या मतलब होता है, और इसके साथ साथ हमने इशू के बारे में बताया था कि जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसमें मूल दो इश्यूज क्या थे। और वहीं से फिर इस वीडियो को भी हम लोग, तो ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें इशू सहित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे उनका जो पिटिशनर था, पिटिशनर का क्या आर्गुमेंट था, इसमें सरकार का क्या आर्गुमेंट था, यानी तर्क था। और तब हम देखेंगे कि किन किन बातों को कोर्ट ने देखा। इसमें कोर्ट किस एंगल से देख रही थी और सरकार किस एंगल से देख रही थी। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को, जो सेकंड आपका इसमें वीडियो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर, इसमें आपको फिर से एक बार मैं इशू बता देता हूँ कि पहला इशू इसमें जो था, जो पिटिशन फाइल किए गए, उसमें मैं पढ़ के ये बता दूं फिर से। वेदर अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज एज इनविसाइज्ड बाय अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन्फ्रिंज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये कहता है कि जो अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग देने की बात कही जा रही है, जिसके लिए जो कंपनी एक्ट है आपके यहाँ, उसके सेक्शन 182 क्लॉज 1 में जो अमेंडमेंट किया गया, क्या उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है, उसके उल्लंघन से क्या अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसका उल्लंघन होगा। पहला ये सवाल का जवाब कोर्ट इसमें फ्रेम किया है कि इसका जवाब उसको देना है। दूसरा जो इशू है, जो मुद्दा है, जो प्रश्न है इस केस में, वो ये है कि वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन on voluntary contribution to the political parties under electoral bond scheme and amendment to section 29C of representation of people act, section 182 clause 3 of companies act and section 13A in bracket B of the income tax act are violative of the right to information of citizens under article 19 1A of constitution। तो ये दूसरा इशू है कि क्या जो ये नॉन डिस्क्लोजर है, जो आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, उनका जो ये नॉन डिस्क्लोजर है कि हम इसको ओपन नहीं कर सकते जनता के लिए, क्या आर्टिकल 19(1)(a) में सूचना का जो अधिकार दिया गया है, क्या उसका उल्लंघन नहीं है। तो पहले में समानता का अधिकार की बात, और दूसरे में राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार का उल्लंघन। ये दो मुद्दों को कोर्ट इसमें डिसाइड किया है। अब ये हम पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि क्या इशू है। अब देखिए सबमिशन क्या है। पहला मैं बात करता हूं कि जो पिटिशनर्स हैं, मतलब जिसने केस फाइल किया है, उनका क्या तर्क है। फिर सरकार का पक्ष हम लोग देखेंगे और तब आएंगे कि कोर्ट का क्या डिस्कशन रहा, कंक्लूजन रहा, डायरेक्शन रहा। वो हो सकता है कि तीसरे वीडियो में जाए, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, सुनना होगा।
आइए, सबसे पहले पिटिशनर्स का, हम इसमें एडवोकेट्स का नाम नहीं लेंगे, हम तर्क केवल बताएंगे कि तर्क क्या दिया गया। तर्क ये दिया गया, पहला तर्क जो पिटिशनर साइड से है, तर्क दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई तार्किक आधार नहीं है। क्या नहीं है तार्किक आधार? कि जो तर्क दिया गया कि इससे ब्लैक मनी कम होगा, इससे जो पैसा लोग कंट्रीब्यूशन के रूप में, चंदे के रूप में देना चाहते हैं, वो लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल से आएगा, ये पर्पस पूरा नहीं होता है इससे, इस कानून से, क्योंकि उससे बेहतर तरीका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था भारत में, ये इनका कहना है, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि क्योंकि ये रेशनल बेसिस क्यों नहीं है, तार्किक आधार क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको जानने का लोगों को अधिकार नहीं है, वो इंफॉर्मेशन छुपाने की बात इसमें की गई है कि जो डोनर है उसका उसको उसको उसके बारे में जानने का किसी को अधिकार नहीं है, केवल उस बैंक को है जो केवाईसी करता है, बस। आप और हम मांगेंगे तो उसके लिए कोई उसमें प्रोविजन नहीं है। फिर क्या है? गवर्नमेंट इग्नोर्ड द ऑब्जेक्शन विच वर रेज्ड बाय द बोथ आरबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। फिर ये कहा गया पिटिशनर के साइड से कि भाई आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू में ही ऑब्जेक्शन रेज किया था, उसको नहीं माना गया। फिर पिटिशनर कहता है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो डिस्क्लोज का मतलब कि जो चंदा कोई व्यक्ति किसी पार्टी को दे रहा है वो जनता को जानने का हक है, वो अगर रोका जा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो वो डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, लोगों को दिया जाना चाहिए अगर वो मांगते हैं तो इसमें ये कहा गया कि दे डिफीट, मतलब ये नॉन डिस्क्लोजर जो है, जो कि पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में ये बताना था आपको कि अगर वॉलेंट्री आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप अपने डिस्क्लोजर में जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं या जो पार्टियां हैं जो उनको फंडिंग मिलता है वो सब बताना था। लेकिन इस कानून में बदलाव करके क्या किया गया, उसे रोक दिया गया। तो कहने का मतलब कि आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी को हम रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी ही खत्म कर दी। तो एक तरफ आप ब्लैक मनी रोक रहे हैं और एक तरफ आपने उसमें जो पारदर्शिता थी उसी को खत्म कर दिया, तो ये कैसे ब्लैक मनी रोकना हुआ? ये तर्क किया जा रहा है। फिर पिटिशनर कहता है कि दे वायलेट द आर्टिकल 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू वोटर्स टू द वोटर द राइट टू इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द अफेयर ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट। मतलब कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 में लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है और उसको आप वायलेट कर रहे हैं। कैसे वायलेट कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 19 में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोई चुनावी चंदा दे रहा है तो उसके प्राइवेसी को रोकने के लिए, उसके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका फंडामेंटल राइट पर रोक लगा दिया जाएगा। कोई ग्राउंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं दिया गया। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, इस स्कीम के द्वारा उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें एक तर्क और दिया गया कि दिस राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 10th शेड्यूल रिकॉग्नाइज दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ डिसाइसिव कंट्रोल ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड वोटिंग बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्यों कहा गया? क्योंकि आगे आप इसमें देखेंगे कि ये कहा जाएगा कि जितना भी आपके यहाँ प्रोविज़न है वो सारे कैंडिडेट से रिलेटेड है। कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन के समय सारा डिस्क्लोजर करना पड़ता है।
तो यहाँ पिटिशनर कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है सरकार को बनाने में, और उनको अगर फंडिंग दिया जा रहा है तो उसको कैसे आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको आप प्रोटेक्ट करने, उसको छुपाने की बात आप कैसे कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1) में जो राइट टू आर्टिकल 19(1)(a) में जो राइट दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका वायलेशन है। फिर आर्टिकल 21 की बात की गई है कि आर्टिकल 21 का भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेशन है। कैसे वायलेशन है? आर्टिकल 1 में राइट टू लाइफ आपको दिया गया है, तो कहता है इसमें आर्गुमेंट है इस पैराग्राफ में कि दे वायलेट आर्टिकल 21 बिकॉज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन प्रमोट्स करप्शन एंड क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट। राइट टू लाइफ आपका है, तो भाई राइट टू लाइफ बिना जाने, बिना कुछ इंफॉर्मेशन हुए आप कैसे डिसीजन लाइफ का लेंगे? किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। इसमें यह कहा गया कि अगर आप देने वाले व्यक्ति का, चंदा देने वाले व्यक्ति का आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं तो इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। क्विड प्रो क्यो का मतलब एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ लीजिए के प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा। मतलब हम आपको चंदा दे रहे हैं और रिटर्न में कुछ हम आपसे खोज रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो बंदा पैसा देगा वो बंदा अपने लिए कुछ खोजेगा जब पैसा देगा तो, और जब आप उसकी पहचान छुपा देंगे तब तो इससे और करप्शन बढ़ेगा। तब कैसे कह रहे हैं कि हम ब्लैक मनी रोक रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ला रहे हैं? आप तो उनकी पहचान छुपा रहे हैं। जो आपके पॉलिसी मेकिंग में अगर कोई पैसा देगा एमएलए एमपी को चंदा के रूप में, पार्टी को चंदा के रूप में, तो वो तो रिटर्न में भी कुछ चाहेगा ना, और उसको आप छुपा रहे हैं। तो आप लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं, पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं, या उसे कम कर रहे हैं। ये तर्क दिया गया। फिर ये तर्क दिया गया कि दिस इंडिकेट्स दैट बॉन्ड्स आर परचेज्ड बाय कॉर्पोरेट्स एंड नॉट इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तर्क दिया गया कि अवेलेबल डेटा इंडिकेट्स दैट मोर देन 94% ऑफ द टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेज्ड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 करोड़। मतलब कि जितना बॉन्ड अभी तक बेचा या खरीदा गया उसमें 94% 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीदा गया। क्या ये एक इंडिविजुअल खरीदेगा या कॉरपोरेट खरीदेगा, कंपनी खरीदेगी? तो इस डेटा के आधार पर यह कहा गया है कि द लिमिटेड डिस्क्लोजर क्लॉज इन इलेक्टोरल बॉन्ड प्रिवेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग करप्शन। तो कहने का मतलब कि अगर ये सारा इंफॉर्मेशन छुपा देंगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा? फिर तर्क दिया गया कि इट वायलेट्स द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर डोनेटिंग मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय प्रिवेंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। समझिए, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि इसमें ये प्रोविजन किया गया कि अब कंपनी जो डोनेशन दे रही है केवल टोटल अमाउंट बता देंगी, टोटल अमाउंट बता देंगे, उसका प्रूफ, उसका पार्टिकुलर्स कि कहाँ से पैसा ला करके दिया गया ये बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि शेयर होल्डर को कुछ नहीं पता है कि ये कहाँ से पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। शेयर होल्डर से कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि कंपनी एक क्या कहता है कि मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर ही डिप्राइव्ड है। उन शेयर होल्डर्स के बारे में क्या, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनसे तो नहीं पूछा गया कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। उनके राइट के वायलेट होने की बात की गई है। और फिर कहा गया है कि इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, और रूलिंग पार्टी के फेवर में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फायदा पहुंचाएगा। और इससे क्या होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड एलपीएफ कहा जाता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस लिए कराया जाता है? ताकि सभी लोग, सारे वोटर, सारे कैंडिडेट, सारी पार्टियों को बराबर का मौका मिले चुनाव लड़ने का, वोट मांगने का, वोट देने का।
तो पिटिशनर के वकील कह रहे हैं कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर जो सबको मौका मिलना चाहिए वो उस मौके का उल्लंघन होगा और इससे फ्री और फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के फायदे के रूप में काम करेगा। फिर और इसमें आर्गुमेंट ये दिया गया कि इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ अ वोटर इन नेगेटिव कोनोटेशन रेफर्स टू फ्रीडम टू कास्ट देयर वोट विदाउट इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन। फ्रीडम इन पॉजिटिव कोनोटेशन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू वोट ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द पार्टीज। अब यहाँ समझिए क्या तर्क है पिटिशनर का ये तर्क है कि अगर हमको वोट करना है तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को, किस कैंडिडेट को कहाँ से कितना फंडिंग मिला है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि वो जो नीतियाँ बना रही हैं वो कैंडिडेट जो है वो किसके फेवर में काम करेगा। ये बात यहाँ कहा गया है कि अगर हमको वोटिंग करना है तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, कि कौन पार्टी कहाँ से फंडिंग कितना ला रही है, कौन पार्टी इतना कैसे खर्च कर रही है, किसी पार्टी के पास अथाह पैसा कैसे है, उसके कैंडिडेट्स इतने खर्च कहाँ से कर रहे हैं। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे ये डिसीजन लेंगे कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। तो इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूरी है। फिर पिटिशनर का आर्गुमेंट है कि कोर्ट शुड शो जुडिशियल रिस्ट्रेंट इन इरोनियस बिकॉज अमेंडमेंट इन क्वेश्चन रिलेट टू इलेक्टोरल प्रोसेस एंड डू नॉट पर्टेन टू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें हम आएंगे जब सरकार का पक्ष हम लोग लेंगे देखेंगे, तो इसमें आर्गुमेंट किया है पिटिशनर ने कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला है, इसलिए इसमें कोर्ट इंटरफेयर मत करे। ये ध्यान दीजिएगा कि ये यूनियन गवर्नमेंट का तर्क था कि ये मामला यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये आर्थिक नीति से संबंधित है, इसलिए कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब पिटिशनर कहता है कि नहीं सर, ये आर्थिक नीति से संबंधित नहीं है, ये चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है। चुनावी जो प्रक्रिया है इस देश में जिसको फ्री और फेयर तरीके से कराने की बात है उससे संबंधित है। इवन जब हम लोग इलेक्टोरल स्कीम देख रहे थे तो उसमें भी उस समय के जो फिनेंस मिनिस्टर थे उनका ये तर्क था कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें हम ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी कम करने की बात कर रहे हैं और इसीलिए ये स्कीम ला रहे हैं। और उस ऑब्जेक्टिव में ही कहा गया है कि ये इलेक्टोरल सिस्टम में जो ये है ब्लैक मनी का इस्तेमाल है उसको कम करना है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का ये प्रोसेस। और फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो पिटिशनर ने कहा कि नहीं ये आर्थिक नीति से संबंधित बात ही नहीं है सर, ये बात संबंधित है चुनाव के प्रक्रिया से। फिर क्या तर्क दिया है पिटिशनर के वकील ने, उसने वकील ने यह तर्क दिया है कि आप किसी कानून के, कोई भी कानून हो, कोई योजना हो, उसके संवैधानिकता के बारे में प्रिज्यूम नहीं कर सकते, और प्रिज्यूम करना भी हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस आधार पर, जिस बेसिस पर वो कानून बनाया गया, जैसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं पैराग्राफ को और तब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी शुड नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूट्स विच अल्टर द ग्राउंड रूल्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब ये कि जो ग्राउंड रूल है इलेक्टोरल प्रोसेस का, अगर उसी में आप बदलाव करना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड रूल क्या है, ग्राउंड रूल ये है कि अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात करें तो उसमें चुन करके आने की जो प्रक्रिया है, भाई कानून पार्लियामेंट तब बनाएगी ना जब उसमें लोग सांसद बनकर आएंगे, और उसी प्रक्रिया को जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसको हम चैलेंज अगर कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली योजना को अगर हम चैलेंज कर रहे हैं तो आप उसमें पहले से उस योजना के संवैधानिकता को मानने की बात नहीं कर सकते।
क्योंकि उस प्रक्रिया को ही हम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। दूसरा बात इसमें पिटिशनर ने ये कहा कि अगर कोई भी योजना या नीति भी, कोई आपकी आर्थिक नीति भी हो, उस नीति से अगर किसी का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस योजना का हम पहले से ही उसको वैधानिक या लीगल मान के चलने की बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात है, फंडामेंटल राइट की बात है, और ये चैलेंज किया जा रहा है कि आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं इस योजना के द्वारा, तो आप इसमें पहले से ही इस कानून के वैधानिकता की बात नहीं कर सकते। ये पिटिशनर ने लॉजिक दिया। फिर कहा पिटिशनर के वकील ने कि पर से कॉर्पोरेट फंडिंग पर से इज द वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉर्पोरेट एंटिटीज आर नॉट सिटीजन एंड दस नॉट इंटाइटल्ड टू राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो इसमें पिटिशनर के वकील का ये आर्गुमेंट है कि जो भी ये कॉर्पोरेट फंडिंग कराया जा रहा है, चाहे किया जा रहा है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो लोग सिटीजन्स नहीं हैं, और सिटीजन होने के नाते ही हमारा राइट है कि आर्टिकल 19(a) के अंतर्गत हम क्लेम करें। लेकिन वो तो सिटीजन नहीं है, वो कैसे फंडामेंटल राइट का वो कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। फिर आर्गुमेंट ये है कि फंड्स कंट्रीब्यूटेड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैन बी यूज्ड इन एनी मैनर एंड देयर यूज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इलेक्टोरल कैंपेन्स। यहाँ पे सवाल उठाया गया कि जब कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो किसको अपना हिसाब किताब देना होता है? पार्टियां देती हैं क्या? नहीं, कैंडिडेट्स देते हैं। और जो पार्टियों को पैसा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, वो कहां खर्च करते हैं उसका कोई हिसाब देता है क्या? केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आपको टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आप डिटेल बताते हैं कि हमारा यहाँ से इनकम है, लेकिन खर्च का कि कहाँ हम खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर कह रहा है कि इससे ये चांस है कि इसका कहीं भी इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं, कैंपेन में, फेस्टिवल वो कराने में, वोटर को खरीदने बेचने में, और इसलिए इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए इसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए। तो फिर पिटिशनर क्या कहता है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है कानून में, इससे क्या हो रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टियों को, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। इसमें कहीं वो नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कहाँ से वो पैसा ला रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे हमने कहा था कि बियरर बॉन्ड है, कोई भी खरीद सकता है, कोई किसी को दे सकता है, वो कहाँ से फिर पैसा लेकर के उसको दे रही है, क्या आप जानते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को देने के बाद क्या आपको पता है कि बॉन्ड खरीदा गया और जब पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया उसके बीच में कितने लोगों ने वो चीज़ बॉन्ड खरीदा? क्योंकि वो जिसके पास भी रहेगा वो किसी को दे सकता है और पैसा इनकैश करा सकता है। तो बॉन्ड खरीदने और पॉलिटिकल पार्टी तक जाने के बीच में जो पूरा का पूरा जो ग्रे एरिया है, वहां पे तो कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है ना। और उस दौरान अगर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, ये सब दिया जाता है तो उसकी क्या गारंटी है? कोई फुल प्रूफ वो है? ये तर्क दिया गया और इसमें बताया गया, रेफरेंस दिया गया 2 केसेस का जो पहले हो चुका था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ही केस था पहला, एक और एक पीयूसीएल का केस हुआ था, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का। उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई थी वोटर्स कि उनको ये राइट है उनके बारे में जानने का, कैंडिडेट्स के बारे में जानने का, एक लिमिट तक, जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसको वोट देने का इन्फॉर्म्ड राइट है। इन्फॉर्म्ड राइट का मतलब कि उसके पास उतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि वो कैंडिडेट के बारे में पता लगा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कैंडिडेट के सारे राइट को
सारे राइट टू प्राइवेसी को से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, उतना जिससे कि मतदाता को पता चल सके कि किसे वोट देना है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, कितना इनकम है, कहाँ से अगर लोन लिया है तो लिया है, कितना चुकाया है, क्या उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ये सब जानने का उसको अधिकार है। और उस हद तक राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होता है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। इस दोनों केसेस में कोर्ट ने ये बात एम्फसाइज किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट है, मान लीजिए अगर हम ये मान भी लें कि जो कंट्रीब्यूटर है उसका राइट है, तो कितना हद तक राइट है, एक लिमिट लगाया जा सकता है ना पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसके बारे में आर्गुमेंट यहाँ किया गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो आरबीआई में के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ वो एक्सेसिव डेलीगेशन है। मतलब आरबीआई को पहले से अधिकार था 1934 के एक्ट में कि अगर इस तरह का बॉन्ड जारी करना है तो आरबीआई ही कर सकती है, या आरबीआई के परमिशन से सरकार कर सकती है। लेकिन यहाँ आरबीआई के भी सलाह को नहीं माना गया, तो ये बात इसमें कहा गया है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स एंड स्कीम आर मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी बिकॉज लार्ज स्केल करप्शन एंड क्यूड प्रो अरेंजमेंट्स वुड बी गो अनआइडेंटिफाइड ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी बात कि दे इनेबल कैप्चर ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेल्दी इंटरेस्ट and they infringe the principle of one person one vote because selected few overpower the voice of masses because of their economic wealth। मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट पिटिशनर के द्वारा दिया गया कि अगर ये अलाउ किया जाता है तो पूरे डेमोक्रेसी को पावरफुल एंड वेल्दी लोग कैप्चर कर लेंगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद कहा गया कि डिलीशन ऑफ लिमिट ऑन कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन है उस पर जो लिमिट था वो हटाने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि परमिट डोनेशंस बाय लॉस मेकिंग कंपनी, जितनी लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी डोनेशन कर सकती। कहाँ से करेंगी? अब ये सारे डेटा आ रहे हैं आपके न्यूज़पेपर्स में, उसको देखिए कि बहुत सारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं, इनकम टैक्स नहीं भरी हैं, फिर भी करोड़ों का डोनेशन दी है। कहाँ से? ये संभावना इस बात का को इंडिकेट करता है कि वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा उनके पास था उन्होंने भी डोनेशन में दिया है। फिर आगे आते हैं कि उसके बाद हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसमें जो सरकार का जो पक्ष था उसको भी समझें कि क्या आर्गुमेंट दिया गया। लेकिन इससे पहले हाँ, आइए अब सीधे आ जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल ने क्या इसमें वो कहा, वो भी पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है कि सो द पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ फ्री एंड ओपन सोसाइटी एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ कम्युनिटी। अकॉर्डिंगली दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल सपोर्ट इंक्लूडिंग फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये कंटेंशन है, आर्गूमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इंटीग्रल पार्ट है फ्री एंड ओपन सोसाइटी को, और दे आर इंटाइटल्ड मतलब उनको अधिकार है कि वो कंट्रीब्यूशन रिसीव करें। ठीक है, ये आर्गूमेंट पहला। फिर ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउज एनी पर्सन टू ट्रांसफर फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर चॉइस थ्रू लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल्स इंस्टीड ऑफ देयर अदर अनरेगुलेटेड वेज सच एज डायरेक्ट ट्रांसफर थ्रू कैश। ये इसमें आर्गूमेंट दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई व्यक्ति फंड ट्रांसफर करना चाहता है तो बैंकिंग जो चैनल है उनके थ्रू पैसा कंट्रीब्यूशन के रूप में देने का अधिकार है, और ये स्कीम ये अलाउ करता है। फिर क्या आर्गूमेंट आया कि स्कीम इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, द बेनिफिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू कंट्रीब्यूटर्स इंश्योर्स एंड प्रोमोट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये आर्गूमेंट दिया अटॉर्नी जनरल ने कि जो कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग हैं
उनके इंफॉर्मेशन को अगर कॉन्फिडेंशियल रखा जाए तो उनको इस बात का मोटिवेशन मिलेगा कि वो जो प्रॉपर चैनल है, लीगल चैनल है, उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन देना पसंद करेंगे। कैश की जगह पर ऑनलाइन या बॉन्ड के थ्रू अगर वो देंगे तो उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम पैसा डोनेट करें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंशियलिटी किसी को शेयर ना करें। ये तर्क है। फिर तर्क ये है कि सिटीजन डू नॉट हैव जनरल राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ सरकार जो डोनेटर्स हैं, जो पैसा डोनेट कर रहे हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहे हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात सरकार कर रही है और कह रही है कि सिटीजन्स डू नॉट हैव अ जनरल राइट टू नो रिगार्डिंग द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उनको जनरल राइट नहीं है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है वो जानकारी उन्हें मिले। फिर राइट टू नो इज नॉट अ जनरल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स। यहाँ पे कहता है, सरकार का पक्ष कहता है, सरकार कहती है कि सिटीजन्स को इन चंदों के बारे में जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है। सिटीजन्स के राइट को डिनाई कर रही है और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो चंदा देते हैं लोग, उनके राइट को कह रही है कि उनका राइट है कि उनके इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। मतलब उनका राइट क्या है कॉन्फिडेंशियल रखने का? ये राइट टू प्राइवेसी। लेकिन जो आम जनता है उसका राइट नहीं है कि उनका इंफॉर्मेशन हो जाने। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, फिर से आएगा। फिर कोर्ट हैज evolved राइट टू नो फॉर a specific purpose of enabling and furthering the voters choice of electing candidates free from blemish and the influence of contributions by companies to political parties ought not be examined by this court. This is an issue of democratic significance and should be best left to legislature. यहाँ पे सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का पक्ष ये है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इवॉल्व किया गया वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया गया, ठीक है, और उससे इसलिए किया गया कि वो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में जाना जा सके। ध्यान दीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन का इवोल्यूशन जो है, सरकार ये कह रही है कि कैंडिडेट्स के बारे में जानने के लिए था। और सच भी, जो पहले एडीआर का केस था और पीओसीएल का, उसमें कैंडिडेट्स को ही जानने की बात थी, ये सही बात है। तो ये सरकार कह रही है कि उनके बारे में जानने की बात थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उनके जानने के बारे में जो बात कही जा रही, ये आप छोड़ दें लेजिस्लेचर के ऊपर। और लेजिस्लेचर इसीलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई है, उसमें जुडिशरी को इंटरफेयर, पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के बारे में जानने के बारे में जुडिशरी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इस पर फिर हम लोग आएंगे, ठीक है। ये समझिए इस पॉइंट को कि यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि आप कैंडिडेट के बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन दिए, उससे हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानने का अधिकार जनरल लोगों को नहीं है और इसमें जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो अटॉर्नी जनरल का होगा, सॉलिसिटर जनरल का भी होता कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रायर लीगल फ्रेमवर्क, कि पहले का जो लीगल फ्रेमवर्क था चंदा से रिलेटेड, वो उस पर एक इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा, वो ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मेंटेन्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डोनर एंड देयर बाय इंसेंटिवाइज देम टू कंट्रीब्यूट क्लीन मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि ये स्कीम जो है, जो डोनर हैं, जो कंट्रीब्यूटर हैं, जो चंदा दे रहे हैं, जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, उनके प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का इंसेंटिव देता है, मतलब उसको प्रायोरिटी पर रखता है, ठीक है। इंसेंटिवाइज देम टू कंट्रीब्यूट क्लीन मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके फेवर में ये ज़्यादा वो करता है। एंड दिस फ्रेमवर्क इंश्योर्स अ बैलेंस बिटवीन क्लीन मनी कमिंग इन द सिस्टम एज अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो फिर यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल का क्या आर्गुमेंट है कि ये दोनों राइट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स का है और जो
क्लीन मनी सिस्टम में आने की बात है। तो इन दोनों में बैलेंस करने का प्रयास ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम करता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सॉलिसिटर जनरल कि द राइट ऑफ बायर टू परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड विदाउट हैविंग टू डिस्क्लोज देयर प्रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्स द बायर्स राइट टू प्राइवेसी। सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि जो बायर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है बिना डिस्क्लोज किए कि हम किसके लिए खरीद रहे हैं, किसको देंगे, ये उनके राइट टू प्राइवेसी का प्रोटेक्शन है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ये सॉलिसिटर जनरल का तर्क है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज इनेक्टेड इन परसुएंस ऑफ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कि जब कोर्ट का इवेल्युएशन आएगा, एग्जामिनेशन आएगा इस सारे तर्क के ऊपर, तब ये बात फिर आएगी। यहाँ सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट है स्टेट का कि टू शिफ्ट फ्रॉम, मतलब कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको शिफ्ट करें कैश ड्रिवन से अनरेगुलेटेड एंड अनअकाउंटेड कैश बेस्ड पॉलिटिकल डोनेशन से रेगुलेटेड डिजिटल एंड लीगल पॉलिटिकल डोनेशन फ्रेमवर्क। तो उनका ये कहना है कि पहले जो था वो कैश ड्रिवन था, कंट्रीब्यूशन चंदा, अनरेगुलेटेड था, अनअकाउंटेड था। अब हम चाहते हैं कि ये रेगुलेटेड हो, डिजिटल हो और लीगल पॉलिटिकल डोनेशन फ्रेमवर्क का एक नया इवोल्यूशन हो। ये आपके सॉलिसिटर जनरल का तर्क है। फिर इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो केवाईसी के भी बारे में बात करता है। हमने ये भी आपको बताया कि केवाईसी के बारे में बात जरूर करता है कि जो बैंक इसको बेच रही है वो केवाईसी करेगी जो खरीदार है उसका, लेकिन ध्यान रखिए कि ये तभी इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज होगा जब कोई कोर्ट इसको मांगना चाहे, लेना चाहे, या कोई क्रिमिनल केस किसी एजेंसी ने वो किया है, तभी वो इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर हो सकता है। जनरल सिटीजन्स के साथ, वोटर्स के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सारी बातें इसमें की गई। ये सॉलिसिटर जनरल और इनका ये वो है। तो और इनमें क्या कहा उन्होंने कि राइट ऑफ अ सिटीजन टू नो हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग फंडेड मस्ट बी बैलेंसिंग राइट ऑफ पर्सन टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन। सो डोनेटिंग मनी टू वंस प्रेफर्ड पार्टी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन विच लाइज एट हार्ट ऑफ द प्राइवेसी। मतलब इन्होंने जो पैसा लोग डोनेट कर रहे हैं उसको भी राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से इन्होंने जोड़ दिया और पॉलिटिकल सेल्फ एक्सप्रेशन को इन्होंने कहा कि ये प्राइवेसी का सबसे मूलभूत तत्व है। ठीक है, सो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑपरेट्स ओनली ऑपरेट्स अगेंस्ट इंफॉर्मेशन इन पोजेशन और इन नॉलेज ऑफ स्टेट। इट कैन नॉट ऑपरेट फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन नॉट इन नॉलेज और पोजेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तर्क दिया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन के खिलाफ लागू होता है जो राज के अधिकार में है, राज के कंट्रोल में, ना कि प्राइवेट व्यक्ति के। ये बहुत बड़ा एक तर्क है डिफेंस की तरफ से, सरकार की तरफ से। और डिफेंस क्या लिया गया, ये कहा गया कि ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का इशू है, इसलिए कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये मामला कोर्ट का है। अब यहाँ से बात आती है, ये दोनों पक्ष का समीशन है। एक पक्ष कौन था, पिटिशनर्स, उन लोगों ने जो तर्क दिया, और दूसरी तरफ से जो डिफेंस था, रिस्पोंडेंट जो सरकार थी, उसके तरफ से जवाब आया। इन दोनों के समीशन के बाद अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या हम जुडिशियल रिव्यू इसका कर सकते हैं। किसका, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। कोर्ट स्कोप अपना देखती है कि क्योंकि इधर से तर्क दिया गया ना कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला है, और इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला अगर होता है तो आपका जुडिशियल हिस्ट्री यही रहा है कि उसमें कोर्ट बहुत कम दखल देती है, ना के बराबर, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का जो डोमेन है वो लेजिस्लेचर का है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो इन दोनों के आर्गुमेंट को देखने के बाद अब कोर्ट को ये देखना था कि हमारा स्कोप क्या है इस चीज को डिसाइड करने का। तो थोड़ा सा स्कोप को मैं डिस्कस करके इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप समझिए, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू,
तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहा था कि कोर्ट को रिस्ट्रेंट, अपने एटीट्यूड पर, अपने एक्टिविटी पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ये मामला इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो, और इस पर बहुत सारे कोर्ट में उसने रेफरेंस भी दिए कि ये मामला जो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी से है, इसलिए आप इस पर कोई फैसला मत कीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि इट इज सेटल पोजीशन ऑफ लॉ दैट कोर्ट मस्ट अडॉप्ट अ लेस स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू while adjudicating challenges to legislation and executive action which relate to economic policy as compared to law relating to civil rights as freedom of speech and expression। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें फ्री हैंड लेजिस्लेचर को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें फाइनली कोर्ट ने क्या कहा, ये आपको समझना हो कि द अमेंडमेंट्स इन क्वेश्चन कैन बी क्लब्ड इनटू टू हेड्स। अब कोर्ट ने कहा कि ये जितने अमेंडमेंट्स आपने किए हैं इनको दो भाग में वो कर सकते हैं हम लोग। एक हेड वो है जो प्रोविजंस मैंडेटिंग डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्टोरल फिनेंसिंग, और दूसरा कि जो भी अमेंडमेंट हुआ, एक पार्ट वो है जिसमें डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन करने से रोका जा रहा है, दूसरा प्रोविजंस परमिटिंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। बोथ दीज अमेंडमेंट्स रिलेट टू इलेक्टोरल प्रोसेस। समझिए इस बात को, सबसे रिमार्केबल जो बात यहाँ कहा गया वो ये कि ये सारी जो अमेंडमेंट आपने करी, फिनांस एक्ट 2017 आपने जो लाया, जिसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपने लाया, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये मामला सर आपके आर्थिक और वित्तीय नीति से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मामला जुड़ा है चुनावी प्रक्रिया से। समझिए, यहाँ से पूरा कोर्ट ने शिफ्ट कर दिया। जो तर्क था सरकार का, उस तर्क को पूरी तरह से बदल दिया गया और लाया गया इस बात पर कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये आर्थिक नीति से संबंधित ही नहीं है, ये मामला है चुनावी प्रक्रिया से संबंधित। और चुनावी प्रक्रिया की बात जब आप करते हैं तो उसमें वोट देने का अधिकार आता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। और जब चुनावी ये वोटिंग राइट की बात आती है, तो जब वोट देने की बात होती है, वो वोट का राइट टू वोट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग हो जाता है, आर्टिकल 19 का भाग हो जाता है, मतलब वो फंडामेंटल राइट का रूप ले लेता है। और मामला ये फंडामेंटल राइट की जब आ गई, तो इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे कोई भी पॉलिसी हो, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो अब देखिए डिफेंस क्या कह रहा था, रिस्पोंडेंट क्या कह रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया या सरकार, कि ये मामला इकोनॉमिक पॉलिसी का है। कोर्ट क्या कह रहा है कि नहीं सर, ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन दिए जाने को छुपाने की बात है और दूसरी तरफ से अनलिमिटेड कॉरपोरेट डोनेशंस लेने की बात है। तो ये पूरी तरह से, तब इस पर हम लोग फिर आगे देखेंगे कि कैसे पैसा, मनी, डोनेशन इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये जानने के लिए कि जुडिशियल रिव्यू क्यों हुआ, ये आपको जानना होगा कि पैसे का भारत के इलेक्शन में कितना बड़ा रोल है, और आगे इसी पर कोर्ट बात करता है, इसी पर बात करता है। और वो बताता है इसमें कि बॉन्ड्स बीइंग यूज्ड एज अल्टरनेटिव करेंसी, दैट बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड ओनली टू कर्ब ब्लैक मनी इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी ऑफ financial contributors to the political party. The Union of India has itself classified amendments as electoral reform. कोर्ट कह रहा है कि आपने तो खुद बोला है कि ये सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए हम कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस से ना जुड़ के ये इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा। ये तो खुद आप ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कहा कोर्ट ने कि आप खुद अपने ऑब्जेक्ट में बताए हैं, जो आप बना रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसी के ऑब्जेक्टिव में आपने बताया है कि ये इसका पर्पज इलेक्टोरल रिफॉर्म है, और आप फिर इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं?
तो कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी या फिनेंशियल पॉलिसी का भाग है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड आर्गुमेंट कोर्ट ने कहा कि कोर्ट नीड्स टू एड्रेस डिटरमाइन द जुडिशियल बोथ बैच पिटिशनर सबमिटेड दैट द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली डज नॉट अप्लाई सिंस स्कीम डील्स विथ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इसमें पिटिशनर का तर्क ये था कि भाई इलेक्टोरल प्रोसेस से ये चीज जुड़ा हुआ, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आप प्रिज्यूम कर लें, कोई सवाल ही नहीं उठता। तब प्रिज्यूम किया जाता जब ये मामला इकोनॉमिक पॉलिसी से होता, फंडामेंटल राइट से नहीं जुड़ा होता। तो इट वाज सबमिटेड दैट इन सच केसेस इफ प्राइमा फेसी केस इज कॉन्स्टिट्यूशनल prima facie case of constitutional violation is made out, tested bears a heavy burden justifying the law। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा क्लियरली कि भाई ये इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ा मामला है और हम इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है, इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि ये मामला इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं है, ये मामला फिनेंशियल पॉलिसी से नहीं है, ये मामला इलेक्टोरल प्रोसेस से है, और ये आप खुद कहे हैं उस स्कीम को बनाते समय। तो दोस्तों इस दोनों आर्गुमेंट को हमने आपके सामने रखा, जो पिटिशनर ने दिया और जो रिस्पोंडेंट ने दिया, मतलब जो विरोधी पक्ष ने दिया, जो सरकार ने दिया। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबा हो भी गया, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है कि हम बातों को बिना रखे आपको समझा ही नहीं सकते। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में इन दोनों तर्कों पर कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन दिया, क्या कमेंट किया और क्या डिसीजन दिया, कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में इसको कंक्लूड करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो इसके आगे की बात करेगा कि क्या पॉलिटिक्स और पैसे में क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स और पैसे में क्या रिलेशन है, इसकी संवैधानिकता को कोर्ट कैसे चेक किया, कैसे उसने बताया कि इससे वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हो रहा है, आपको दोनों के को बैलेंस कैसे करना है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नो। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे एस्पेक्ट पर, जो भी बचा हुआ एस्पेक्ट है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें कोर्ट ने कही, क्या डिसीजन हुआ और कैसे इसके फैसले पर इतनी चर्चा हो रही है और आपको कैसे इसको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ do subscribe my channel, like, share, comment and give your valuable feedbacks to me so that I could improve upon these videos, and I will know what you want to say. So thank you so much.